नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं किरण गोसाई आज कक्षा 9वीं का एक पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है न्याय मंत्री। पाठ शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं उनके लेखक की। तो आइए जानते हैं उनके लेखक के बारे में। पाठ दूसरा, न्याय मंत्री। उसके लेखक हैं श्री सुदर्शन। साहित्य प्रकार है कहानी। यह एक कहानी है। आइए जानते हैं उनके बारे में। और उनका नाम सुदर्शन है, लेकिन उनका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा है। साहित्य रचना जानते हैं उनके बारे में। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, ये सारी उनकी कहानियां संग्रह है। अब आगे बढ़ते हैं। भागवंती उनका एकमात्र उपन्यास है। बच्चों, हमने जान लिया कि भाई लेखक के बारे में, उनकी साहित्य रचनाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे इस न्याय मंत्री की। यह पाठ क्यों पढ़ने में आया, इसमें क्या बात है, ये सब जानना है। आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ मैं उसे और जूम करता हूं और कुछ प्रश्न हैं आपके सामने रखता हूं। चलिए देखिए, यहां बात की गई है न्याय मंत्री अर्थात क्या। एक प्रश्न बनता है। दूसरा, भाई न्याय मंत्री पाठ हमें पढ़ने में क्यों आ रहा होगा, पता नहीं। एक अच्छे न्याय मंत्री के क्या गुण होने चाहिए, यह पाठ हमें जीवन में किस तरह उपयोगी साबित होगा, आज के युग में न्याय तंत्र का महत्व। मित्रों, ये 5 शब्द, ये 5 प्रश्न हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, इसलिए रखे हैं। ये पाठ में या फिर परीक्षा में पूछे जाते नहीं हैं, लेकिन ये प्रश्न जीवन उपयोगी है और ये पाठ भी बहुत जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, इसलिए ये जानना है। चलो मैं पाठ के ऊपर आऊँ उससे पहले एक ऐसा अद्भुत वीडियो है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को बताऊं तो ये भी बहुत कुछ समझ में उनको आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं वो वीडियो। आप बने रहना हमारे साथ। एसोसिएशन ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया। चंद घंटों के मेहमान है वकीलगिरी से सर, इनकी बात को सीरियसली ले लिया जाए। माथुर साहब, चंद घंटे तो है ना, लड़ लूंगा तब तक तो लड़ सकता हूँ ना। जॉनी साहब, ये देखो यार, कोर्ट में लड़ने वड़ने की बात मत करो। नहीं, माथुर साहब एकदम ठीक बोल रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस से कोई गलती हो गई है। बाबा जी सॉरी, आप जा सकते हो। एक मिनट जॉनी, आप वहीं रुके। एक मिनट सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं सर बड़ी मुश्किल से इसको लेके आया हूँ। मैं एक मौका मुझे दे दीजिए। आपने क्या कहा था? अभी ऑटो बस कुछ नहीं मिलने वाला। एक मौका। एक मिनट, आप चिल्लाना बंद करो जरा। 2 मिनट चुप रहोगे आप? करती हूँ तो 2 मिनट चुप रहो। ओके। ठीक है, मैं विटनेस को अलाउ करता हूँ। अरे सर, अब क्या सर? माथुर साहब, आई थिंक कोर्ट हैज द राइट टू डिसाइड। ओके, एंड कोर्ट हैज डिसाइडेड। प्लीज। थैंक यू। तो आप मेरे ब्रह्मचारी, तो फिर धर्म का बड़ा ज्ञान होगा आपको। अवश्य। मैं भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण, वो भी जनेऊ धर्म। तो चलिए 2 ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। पूछिए क्या पूछना है। चलिए गायत्री मंत्र सुनिए। ओम पूर्ववस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया। पूरा नाम रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत। धर्म हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4। नाम बता। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 युगों के नाम बताएं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग। वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांडे गौर। गोत्र? शांडिल्य। प्रवार? वशिष्ठ। वेद? यजुर्वेद। उपवेद। वेतरयानी। मुख? श्रीमुख। कुल देवता? सप्तसवी। चरण? वाम? विश्वा। क्या कहा आपने? विश्वा नहीं पता। विश्वा से मैंने क्या कहा?
विश्वास से पहले क्या कहा इकबाल कादरी? लानत है तेरे पे इकबाल कादरी, लानत है। अब तो अल्लाह का नाम भी आ गया जुबान पे। अब तो सच बोल। देख तू कुछ भी कर ले, तू बचेगा नहीं। कब तक जिएगा झूठ की जिंदगी? अस्तगफिरुल्लाह। 91 पोस्ट क़यामत के दो कुछ बुद्धि खुदाइश मैं आईने वाला सिद्ध किया खुदा जो छन कुछ गुनाहगार सोई का फैसला पोस्ट क्या छो पोस्ट के चुना पड़वाया थी गन्ना मेरा इंसाफ खुदा करे इंसाफ बनने दरबार बस इंशाल्लाह। इकबाल कादरी अगर मैं चाहता तो तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवा के ये पता कर सकता तुम कितने बड़े पंडित हो, मगर मुझे तुम्हारी जुबान से सुनना था। कोर्ट को बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है, बताओ। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। मुझे सिंह साहब ने अरेस्ट किया था, मैं उनकी कस्टडी में था, लेकिन उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया। मैं जानता था कि वो मेरा एनकाउंटर करने वाले हैं। एक दिन मौका लेकर मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुझे जाने देंगे तो मेरे आदमी उन्हें बहुत सारा पैसा देंगे, और उन्होंने मेरी बात मान ली। चले गए कहाँ जा रहे? सिंह साहब ने आजाद कर दिया। सिंह साहब को कितने पैसे दिए? 50 लाख, 25 लाख एडवांस और 25 एनकाउंटर के बाद। आई ऑब्जेक्ट श्रीमान। मुझे और कुछ नहीं कहना चाहता, मगर माथुर साहब की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि हमें सूर्यवीर सिंह चाहिए या फिर इकबाल कादरी। जनाब, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। हमें ऐसे कादरी नहीं चाहिए जो बेगुनाह लोगों को मारना जिहाद समझते हैं, लेकिन हमें ऐसे सूर्यवीर सिंह भी नहीं चाहिए जो पैसों के लिए एक मिलिटेंट को छोड़ देते हैं और किसी बेकसूर की जान ले लेते हैं। मैं हिम्मती बहादुर पुलिस वालों को सलाम ठोकता हूं, झुककर सजदा करता हूं, लेकिन जिसके हाथ किसी बेकसूर के खून से रंगे हों उसे मैं वही कहूंगा जो वो है, कादर। और ऐसे राक्षसों से बच के रहिएगा माथुर साहब। किसी ने 25-30 लाख ज्यादा दे दिए तो क्या पता अगला इत्तेफाक आपके साथ हो जाए। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इकबाल कादरी भी जायज है और सूर्यवीर सिंह भी। अब आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज। सालों में एक बार कभी कोई ऐसा केस होता है जब इस कुर्सी पे बैठने का अफसोस नहीं होता। देखो जी, मैं तो रोज ही कोर्ट आता हूँ, बैठा रहता हूँ कोर्ट के अंदर, घड़ी की तरफ देखता रहता हूँ कि कब 6 बजे और कब मैं उठ के घर चला जाऊँ। क्या करें जी, न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है, डेट पे डेट पड़ती रहती है जी। लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज भी लोग भरोसा करते हैं न्यायपालिका पर। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात। इस कुर्सी पर बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो इस भरोसे को न टूटे।
नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका। शायद ये मुझे ना तो अक्षय कुमार को प्रमोशन करना है ना उनकी फिल्म को प्रमोशन करना है, लेकिन यहाँ पर पाठ ही ऐसा है, न्याय मंत्री। आज के ज़माने में भी हम जानते हैं अगर हमें अन्याय होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम पुलिस वालों के पास जाएंगे। पुलिस से भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर न्याय मंत्री मतलब न्यायाधीश महोदय हैं, कोर्ट के पास जाएंगे, जज के पास जाएंगे और वो व्यक्ति बहुत अच्छे से निर्णय देगा। किस तरह से निर्णय देगा ये आप भी जानते हैं। तो ये सब न्याय तंत्र की बात को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ये दोनों वीडियो मुझे आपको दिखाने पड़े और बहुत अच्छे भी थे। क्यों थे? क्योंकि आप समझ जाए आज भारत में जो न्याय तंत्र है आप उस पर विश्वास रखें कि ये अच्छे से काम करता है। अगर सलमान खान ने हिरण का शिकार किया है तो उसको भी सजा दी गई है। यहाँ तक की बात करें, अगर मुंबई में अटैक हुआ था तो उस अफजल को, कौन था वो, कसाब था, उसको भी फांसी की सजा दी गई थी। देर से ही सही, लेकिन भारत में न्याय तंत्र योग्यतापूर्ण कार्य करता है। धीरे धीरे ही सही पर योग्य कार्य होता है। तो हम सभी न्यायपालिका पर योग्य विश्वास करें, इसलिए ये सब बताना जरूरी था। और इस पाठ का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग अपने न्यायपालिका पर भरोसा करें, न्याय तंत्र पर भरोसा करें और अगर हम न्याय मंत्री के रूप में कहीं पर कार्य करते हैं तो योग्यता से कार्य करें। चलो आ जाते हैं फिर से हमारे इस पाठ के माध्यम पर, देखते हैं। देखिए मित्रों, मैंने ये 5 प्रश्न रखे थे। अब न्याय मंत्री अर्थात क्या आप समझ गए हैं? न्याय मंत्री अर्थात न्याय देने वाला मंत्री। आज के जमाने में कौन हुआ? जज। अब कहो हम कहाँ जज बनने वाले हैं? तो याद रखो मित्रों, कहीं ना कहीं न्याय मंत्री के रूप में आपको, मुझे, सभी को काम करना होगा। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, यह पाठ हमारे अध्ययन में क्यों रखा गया होगा? हमने 2 बात जान ली कि हम भारत में जो न्याय तंत्र है उसके ऊपर विश्वास करें। अगर कहीं पर न्याय मंत्री के रूप में हमें काम करना पड़े तो भी हम काम कर सकते हैं। अब न्याय मंत्री क्या सिर्फ जज होता है? नहीं, जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं। मैं एक उदाहरण आपको दूं, आपके वर्ग का मॉनिटर, वर्ग प्रतिनिधि, वो भी एक न्याय मंत्री के रूप में काम करता है। मैं यहाँ पर शिक्षक हूँ, बच्चे बातें करते हैं तो मैं भी यहाँ पर एक न्याय मंत्री के रूप में काम करता हूँ। आपके 2 मित्र हैं और वहां पर आप उपस्थित हैं, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और कोई तीसरा व्यक्ति आकर पूछता है कि दोनों में गलती किसकी थी, तो आपको भी वहां पर न्याय मंत्री के रूप में काम करना पड़ेगा। घर में भी ऐसे हैं, 2 भाई बहन हैं और वहां पर मम्मी खड़ी है और दोनों लड़ रहे हैं और पापा आकर पूछते हैं, तो वहां पर मम्मी भी न्याय मंत्री के रूप में काम करेगी। तो यहाँ पर हमें जानना है कि न्याय मंत्री के रूप में हम किस किस जगह पर और कैसे काम करें और हम में कौन से गुण होने चाहिए, ये सारी बातें हैं। बराबर? एक बात हुआ तो ये होगा जीवन में। फिर एक अच्छे न्याय मंत्री के क्या गुण होने चाहिए? बच्चों ये सब आप जानते ही होंगे कि न्याय मंत्री कैसा हो। क्या पक्षपात करता, ऐसा हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी हो सकता नहीं है। क्या वो अपने फायदे का डिसीजन ले? वो भी नहीं हो सकता। हम कभी अपने फायदे की बात नहीं सोच सकते जब हम एक न्याय मंत्री के रूप में काम कर रहे होते हैं। फिर बात आती है, क्या अपने रिश्तेदारों को ही बात में फेवर में वो डिसीजन दे? ना, ऐसा कुछ नहीं, सत्य का ही साथ देना चाहिए, जो सच है वही। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब यह पाठ हमें जीवन में कैसे उपयोगी होगा? जैसे आगे मैंने बात कही वैसे ही अब आज के युग में न्याय तंत्र का महत्व वो भी आप लिख सकते हैं। बराबर? हम यहाँ पर भी बार बार कहाँ पर जाते हैं? कोर्ट कचहरी में ये बात आगे बढ़ती रहती है। तो ये हमने जान लिया था। अब इस पाठ का बेस, इस पाठ का जो भी है उद्देश्य है वो अब हम समझ गए हैं। अब मैं फिर से चुप हो जाता हूँ और इस पाठ के ऊपर आ जाता हूँ। ध्यानपूर्वक इस पाठ को देखना, क्योंकि इस पाठ में जो कुछ बातें हैं अब मैं उसका वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ न्याय मंत्री। ठीक है, चलिए। न्याय मंत्री। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था।
ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेशी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की व्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। कुछ चिढ़कर वह बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मर्म को छू दिया हो। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल की बातें सुन परदेशी के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे, फिर सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल। मित्रों, यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ। अब मैं फिर से क्विक रिकैप बता दूं कि क्या घटना घटी है। यहाँ पर एक शिशुपाल है जो एक व्यक्ति है और सम्राट अशोक की बात की गई है। तो सम्राट अशोक यहाँ पर अपना रूप बदलकर परदेशी बनकर शिशुपाल के घर जाते हैं और वहाँ पर रात रहने की बात करते हैं। और जैसे ही कहते हैं हम, शिशुपाल ने उसका अच्छा से स्वागत किया, क्योंकि हम जानते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव और भारतीय संस्कृति रही है अतिथि देवो भव। तो शिशुपाल भी बड़े ही अच्छे से अपने अतिथि का स्वागत करता है। तो ये मेरा सौभाग्य होगा और वो उसका स्वागत करता है, बहुत अच्छे से स्वागत करता है। प्रणाम, आदर, सत्कार ये सब हो चुका है। फिर दोनों बैठकर आराम से बातें करते हैं। बातें किस विषय की करते हैं? तो भाई उस जमाने, उस देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उस देश की परिस्थिति की, व्यवस्था की बात करते हैं। तो देश की परिस्थिति से कौन खुश नहीं था? यहाँ पर शिशुपाल खुश नहीं थे। इसलिए शिशुपाल कहता है कि भाई आजकल तो बड़ा अन्याय हो रहा है ना, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन शिशुपाल की बात का विरोध वो परदेशी युवक करता है और वो युवक कहता है कि भाई दोष निकालना तो बड़ा ही सुगम है, किंतु कुछ करके दिखाना वो बड़ा ही कठिन है। यहाँ पर आप शब्द जान सकते हैं, सुगम अर्थात क्या, कठिन अर्थात क्या। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बात आगे चल चुकी है, फिर भी अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न किसने कहा, ये वाक्य किसका था कि दोष निकालना तो बड़ा ही सरल है, किंतु कुछ करके दिखाना बड़ा ही कठिन है। यहाँ पर बात करते हैं, ये वाक्य उस परदेशी युवक ने शिशुपाल से कही। तो शिशुपाल भी कहते हैं कुछ ऐसा नहीं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं, चारों ओर न्याय का डंका बजाकर बता दूं, ऐसी वो बात कहते हैं। तो यहाँ पर जो परदेशी युवक है ना, अच्छा तो आप अवसर की तलाश में हैं, आपको मौका चाहिए, आपको चांस चाहिए न्याय मंत्री बनने का। हाँ, फिर कहते हैं तो क्या कोई अपराधी अपराध से न बच सकेगा? बिल्कुल नहीं। और वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, फिर दोनों सो जाते हैं और दूसरे दिन चले जाते हैं। तो चलो और हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे दिन के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। को धन्यवाद देकर उनसे विदा मांगी। कई दिन व्यतीत हो गए। शिशुपाल इस घटना को लगभग भूल से गए। अचानक एक दिन शिशुपाल के घर का पता पूछते हुए कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। उनकी समझ में नहीं आया कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुला भेजा है। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सोचने लगे, कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से कुछ झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। इसी असमंजस में पड़े वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का दिल धड़कने लगा तथा माथे पर पसीना चमकने लगा। क्या बात हो सकती है? शिशुपाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे। उन्होंने मुस्कुराकर शिशुपाल को देखा। शिशुपाल जी,
आपने मुझे पहचान ही लिया होगा, उस दिन का परदेशी जिसको आपने अपने घर में शरण दी थी। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा मोड़ आता है कि भाई दूसरे दिन वो परदेशी अपने वापस घर चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद राज्य के सिपाही आते हैं और शिशुपाल को दरबार में ले जाने के लिए आते हैं। तो वो शिशुपाल तो घबरा जाता है, सहम जाता है कि क्या होगा। फिर वो सोचते सोचते वहाँ पर चले ही जाते हैं। वहाँ जाता है और शिशुपाल देखता है कि जो परदेशी आया था ने, तो वो परदेशी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। प्रश्न भी पूछ सकता हूँ मैं कि भाई जो परदेशी था वो व्यक्ति कौन था? तो वो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक थे। तो चलो, तो परदेशी ही अपना वेश बदलकर शिशुपाल के घर गए थे। अब यहाँ से क्या होने वाला है आगे देखते हैं, ठीक है। मैं ही था, याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। तो मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? शिशुपाल उस घड़ी को कोसने लगे। जाने मुंह से क्या निकल गया, किंतु अब महाराज को मना भी नहीं कर सकते थे। अपनी घबराहट को छिपाकर संयत हो गए और फिर सिर उठाकर बड़ी शांति से कहा, सम्राट की आज्ञा से राघव पर मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से मैं आपको न्याय मंत्री घोषित करता हूँ। अपनी हाँ, अब दोनों में फिर से बात होती है और कहते हैं कि आप कहते थे, मैं जब आपके घर आया था तब आपने कहा था कि भाई मैं अवसर चाहता हूँ न्याय मंत्री बनने का, तो मैं आपको अवसर देता हूँ। तो यहाँ पर शिशुपाल की ये बात आती है, वो कहकर मुकर जाते नहीं हैं और अपनी बात को स्वीकार करते हैं और राजा भी उनको न्याय का एक मौका देते हैं। अब न्याय मंत्री के रूप में कौन आ जाएगा? शिशुपाल। शिशुपाल का कार्य कैसा है, क्या है, आगे देखना है, देखते हैं। कथनी को सिद्ध करके दिखाइए। सम्राट अशोक की राजमुद्रा शिशुपाल के हाथ में थी। उन्होंने झुककर राजा का अभिवादन किया और जो आज्ञा कहकर राजमुद्रा माथे से लगा ली। शिशुपाल अब महाराज अशोक के न्याय मंत्री थे। उन्हें अपने कथन की लाज रखनी थी। सब कुछ भूलकर वे राज्य की समुचित व्यवस्था में जुट गए। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। चारों ओर धूम मच गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजों में ताले लगाना भूल चले थे। न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की चारों ओर चर्चा थी। ऐसा न्याय मंत्री तो पहले कभी नहीं आया। लोग उनकी वाहवाही करने लगे। दिन बीतते गए। प्रजा अब आपने देखा, यहाँ पर हमने बात कर ली कि भाई न्याय मंत्री ने न्याय मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया। अब न्याय मंत्री कौन था? अब न्याय मंत्री शिशुपाल बन चुके थे। उन्होंने मस्त काम किया है, जबरदस्त काम किया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के डर से अब जीता नहीं था। हमने देखा था वीडियो में कि लोग अपने घर भी खुले छोड़कर चले जाते थे। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं और लोग उनकी प्रशंसा करते थे कि भाई ऐसा न्याय मंत्री हमने आज तक नहीं देखा। कुछ दिन बीतते गए और कुछ घटना बनती है, आप फोटो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या घटना घटी है जानना है, बने रहिए हमारे साथ। अत्यंत ही प्रसन्न व संतुष्ट थी। अचानक एक रात विस्फोट हुआ। किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। चारों ओर दुख और विस्मय की लहर दौड़ गई। इतनी सुचारू व्यवस्था में ऐसी घटना कैसे घटी? किसने इतनी हिम्मत दिखाई? शिशुपाल स्वयं बहुत अचंभित थे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। खाना पीना छोड़ वे दिन रात अपराधी का पता लगाने में जुट गए। हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, किंतु शिशुपाल ने हिम्मत नहीं हारी। बहुत अधिक भागदौड़ करने के पश्चात जब शिशुपाल के सामने अपराधी का नाम आया तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। अब बहुत अच्छा शासन चल रहा था, किंतु एक दिन ऐसी घटना बन जाती है। यहाँ शब्द प्रयोग किया है विस्फोट। विस्फोट अर्थात बॉम्ब होता है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ बॉम्ब या धड़ाका न करेंगे। एक ऐसी घटना बन गई। तो क्या घटना बन गई? किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार मतलब वॉचमैन, बराबर। तो उसकी हत्या कर दी थी। अब वो राजा का कर्मचारी था, राजा का कर्मचारी था।
इसकी वजह से उसकी जिम्मेदारी भी शिशुपाल के ऊपर आती है कि ऐसे व्यवस्था अच्छे माहौल में ऐसा कैसे हो गया। उसकी नींद उड़ गई, उसने दिन रात एक कर दिया, खाना पीना तक छोड़ दिया और अपराधी का पता लगा ही लिया। और जब अपराधी का पता लगा तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब देखते हैं कौन अपराधी है, कैसे अपराध किया, क्यों किया, सब कुछ जानना है। बने रहिए हमारे साथ। पहरेदार की हत्या स्वयं सम्राट अशोक ने की थी। रक्षक ही भक्षक बन गया। शिशुपाल के लिए निर्णय लेना अत्यंत दूभर हो गया। निरपराध पहरेदार की हत्या। शिशुपाल सोच सोचकर परेशान थे। महाराज ने ऐसा क्यों किया? एक ओर धर्म था तो दूसरी ओर कर्तव्य, एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय तो न्याय है। न्याय मंत्री के सम्मुख सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे, बहुत सोच विचार। याद रखो मित्रों, ये भी प्रश्न आ सकता है कि शिशुपाल के न्याय विषय में उनके विचार, न्याय विषय में उनके विचार क्या थे शिशुपाल के, ये भी जानना है। अब ये भी है कि भाई कोई अपराधी था, किसी की हत्या कर दी गई थी, तो वो अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट अशोक थे। लेकिन अशोक ने क्यों उस पहरेदार की हत्या की होगी, वो सब अभी पता नहीं था। लेकिन वो उसके बारे में कुछ न सोचता था, सिर्फ न्याय के विषय में सोचता था। और न्याय के विषय में वो शिशुपाल ये कहते हैं कि न्याय ना राजा देखता है ना रंग देता है, किसी में कोई फर्क करता नहीं है, बराबर। भले ही वो राजा के सेवक हैं, लेकिन फिलहाल वो न्याय मंत्री है और न्याय मंत्री के रूप में अपना काम करते हैं। और यहाँ पर न्याय विषय में उसके जो विचार है यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वो किस तरह से न्याय देते हैं, क्या निर्णय देते हैं, देखना है। विचार के पश्चात उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर और वस्त्र बदलकर वे निर्धारित समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। शिशुपाल के आते ही उन्होंने पूछा, न्याय मंत्री, हत्यारे का पता चला? न्याय मंत्री गर्दन झुकाए चुप खड़े रहे। सम्राट अशोक के चेहरे पर क्रूर मुस्कान छलकने लगी। बस हो गए चुप? मैं न कहता था बातें करना सरल है, न्याय मंत्री का पद संभालना अत्यंत कठिन। शिशुपाल ने आगे बढ़कर सम्राट के सम्मुख नतमस्तक होकर कहा, अपराधी का पता चल गया महाराज, पर एक दुविधा है। दुविधा कैसी? अपराधी को दरबार में पेश करो, अशोक ने कड़क कर कहा। वह दरबार में ही है। शिशुपाल ने सिर उठाकर महाराज की ओर देखा। दरबार में है? फिर देर क्यों? हथकड़ी पहनाओ। सम्राट अशोक क्रोधित हो उठे। शिशुपाल कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को बुलाकर कहा, महाराज को हथकड़ी पहना दो। दरबार में तहलका मच गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना साहस? न्याय मंत्री का चेहरा निर्विकार था। उन्होंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। अपने शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने हथकड़ी महाराज की ओर बढ़ा दी। दूसरे ही क्षण सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। शिशुपाल ने कहा, अशोक, तुमने उस रात उस पहरेदार की निर्ममता से हत्या की, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? अब देखते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी बात आती है। अब अपराधी कौन है? स्वयं सम्राट अशोक। अब जब उसे सम्राट अशोक को अपराधी बना ही दिया है, तब वो उसे सम्राट अशोक ना कहकर सिर्फ यहाँ कहते हैं कि अशोक, तुम बताओ, तुमने उस अपराधी का खून क्यों किया, हत्या क्यों की? ऐसा याद रखो बच्चों, अगर किसी के ऊपर मुकदमा चलता है, इल्जाम लगता है, जब तक वो इल्जाम रद्द नहीं होते तब तक वो व्यक्ति मुलजिम ही कहा जाता है, बराबर। तो यहाँ पर भी जैसे उनके ऊपर ये अपराध लगा है, ये सम्राट न बोलकर सिर्फ अशोक बोलते हैं, बराबर। और दूसरी बात, यहाँ पर ये प्रश्न पूछते हैं कि तुमने उनका अपराध क्यों किया। तो ये अच्छे न्याय मंत्री की ये दूसरा लक्षण है क्या, कि दोनों ओर से हमें बातें सुननी है। सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात सुनकर हम कभी भी फैसला ले सकते नहीं है। उसने कुछ किया है तो क्यों किया है, वजह कारण जानने हैं, बराबर।
तो कभी भी एक बात सुनकर सीधा फैसला हम कभी ले सकते नहीं है। भले ही ये अपराधी है लेकिन उसे बोलने का मौका भी देना चाहिए, बराबर। तो ये भी बहुत अच्छा गुण है और जो न्याय मंत्री के रूप में सभी को अपनाना चाहिए। पूछना है भाई ऐसा क्यों किया, फिर जो सही है वो डिसीजन लेना ही लेना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सुनिए। सम्राट होंठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, किंतु वह बहुत बदतमीज और उद्दंड था। सम्राट ने उत्तर दिया। वह एक राजकर्मचारी था, उद्दंड था, बदतमीज था, किंतु तुम उसे जान से कैसे मार सकते हो? तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। दरबार में निशब्दता छा गई। सभासदों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित करके दंडित भी किया जा सकता है। सम्राट ने सिर उठाकर शिशुपाल की ओर देखना चाहा, किंतु उसके अदम्य साहस, निर्भीकता और कर्तव्य निष्ठा के सम्मुख वे नतमस्तक हो गए। शिशुपाल से नजरें नहीं मिला सके। सम्राट स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे और शिशुपाल इस कठिन परीक्षा में सफल हुए थे। जो न्याय के सम्मुख किसी से नहीं डरता, वह मनुष्य नहीं, हीरा था। सम्राट का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर निर्णय सुनाया। सम्राट अशोक ने हत्या का अपराध किया है, उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए, किंतु इन्हें सजा देने का अधिकार केवल ईश्वर को है। मैं इन्हें चेतावनी देकर छोड़ता हूँ और इस सोने की मूर्ति को राजा के स्थान पर फांसी पर लटकाने की आज्ञा देता हूँ, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कितना अद्भुत न्याय था। तो परीक्षा में मैं ये भी प्रश्न पूछ सकता हूँ कि न्याय शिशुपाल का अनोखा न्याय, बराबर। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, शिशुपाल ने क्या न्याय सुनाया? तो शिशुपाल ने सुनाया कि भाई भले ही अपराध सम्राट अशोक ने किया है, लेकिन सम्राट अशोक हमारे राजा है और शास्त्र में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना गया है, इसलिए राजा को सजा देने का हक केवल ईश्वर को है। और राजा ने अगर अपराध किया है तो उसकी जगह हम राजा के सोने की मूर्ति को फांसी की सजा देंगे, यानी लोगों को पता चले कि ऐसा कभी ना करे। और दूसरा, लोगों को उनको चेतावनी देकर कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उसे बर्खास्त करें, किंतु उनकी हत्या न करें। ऐसा एक अच्छा सा संदेश लोगों को पहुंचे, इसके लिए शिशुपाल ने एक अनोखा अद्भुत न्याय किया है। और याद रखो बच्चों, सोने की मूर्ति आए दिन हम देखते हैं कि भाई किसी ने राहुल गांधी का पुतला मारा, किसी ने मोदी जी के पुतले के ऊपर चप्पल मारे। मतलब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो उनको लगता है। हम कार्टून भी देखते हैं बड़े बड़े, और कार्टून देखते हैं जिसमें तन इतना छोटा आता है लेकिन मुंह बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं। क्यों? मतलब वो लोग सिर्फ बातें करते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी उसकी सोने की मूर्ति को उसको लगा, अरे मेरे फोटो के ऊपर तुम चप्पल मार रहे हो, ऐसा तो उनको लगता है, बराबर। उनको मन को चोट पहुंचती है। तो यहाँ पर राजा की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाने का हुक्म किसे दिया? शिशुपाल ने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। सब लोग न्याय मंत्री की जय जयकार कर उठे। सम्राट अशोक ने शिशुपाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभा समाप्त होने के पश्चात शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक के चरणों में रख दी और कहा, महाराज इसे वापस ले लें, मुझसे अब यह भार और नहीं उठाया जाएगा। सम्राट ने सम्मान भरी दृष्टि से उन्हें देखा तथा गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपके अदम्य साहस को देख मैं आपका और भी प्रशंसक बन गया हूँ। आपके अतिरिक्त यह भार कोई उठा भी नहीं पाएगा। शिशुपाल निरुत्तर हो गए, उनसे कुछ कहते ना बना। चलो, तो हमने ये पाठ बहुत अच्छे से जान लिया है और यही पाठ में था, आपने समझ लिया है कि शिशुपाल ने अनोखा न्याय दिया है, बराबर। यहाँ पर आखिर में वो जाते हैं शिशुपाल सम्राट अशोक के पास राज दरबार खत्म होने के बाद कि भाई आप ये कार्यभार मुझसे ले लीजिए, ये जिम्मेदारी मुझसे अब नहीं सही चाहती, ले लीजिए। लेकिन सम्राट अशोक ऐसा करते नहीं थे। सम्राट अशोक भी अच्छे थे और वो कहते थे
कि तुमसे अच्छा मुझे न्याय मंत्री के रूप में दूसरा व्यक्ति मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर सम्राट अशोक भी खुश हो गए और अंत में ऐसे सम्राट को पाकर शिशुपाल भी खुश हो जाते हैं। तो याद रखो बच्चों, हमें जीवन में ऐसा ही काम करना है, जहां पर भी रहे न्याय के रूप में अच्छे से अच्छा काम हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इस पाठ के बन सकते हैं और आपको देने हैं। चलो उसके उत्तर देने हैं। मैं प्रश्न यहाँ पर अपने आप बना दूं, बराबर। तो 10 प्रश्न हैं, अपने आप लिखना, दूसरे भी बन सकते हैं। ओके, एक प्रश्न बनाऊं कि भाई सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या क्यों की। एक दूसरा प्रश्न बन सकता है कि परदेशी और शिशुपाल के बीच हुए वार्तालाप को अपने शब्द में लिखिए। 2 तीसरा प्रश्न बनता है न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार। 3 हुआ। चौथा प्रश्न बन सकता है कि शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में वातावरण कैसे बदल गया, ये हुआ। 5वां प्रश्न बनाते हैं हम शिशुपाल का अनोखा न्याय, वो भी हो सकता है। न्याय देते अथवा तो शिशुपाल ने न्याय देते हुए क्या कहा, ये भी आ सकता है। ये समानार्थी क्वेश्चन आंसर्स है। या फिर ऐसा है जो पुस्तक में है कि शिशुपाल ने सम्राट अशोक की रक्षा किस प्रकार की। ये 5 प्रश्न ऐसे हैं। एक एक वाक्य भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, आपको वो स्वयं बनाने हैं। और भी अगर कुछ प्रश्न हो तो आपके पास मेरा व्यक्तिगत नंबर है और दूसरे कोई व्यक्ति देख रहे हैं तो कमेंट कर देना, पूछ लेना। उसका उत्तर जब हम देखूंगा मैं, तब मैं उत्तर दूंगा। तो घर पर रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते रहे, अच्छे से अच्छा काम करते रहे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं। भारत माता की जय।